इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस सेकेंड पार्ट का ये दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। Sexual reproduction. Sexual reproduction always occurs with the help of two germ cells. Female gamete and male gamete are those two sperm cells. देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यूनियन होने के बाद नया एम्ब्रियो, नया बच्चा जन्म लेता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू मेन प्रोसेसेस ऑकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस। देखिए पहली स्टेप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है गैमेट फॉर्मेशन, मतलब मेल गैमेट बनना या फीमेल गैमेट बनना। गैमेट्स किस प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं, जिसमें 2n जो है डिप्लॉयड सेल जो है वो हैप्लॉयड हो जाती है, n हो जाती है। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, हेंस हैप्लॉयड गैमेट्स आर फॉर्म। तो डिप्लॉयड जर्म सेल्स की मदद से हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन। अ डिप्लॉयड zygote इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो एक हैप्लॉयड मेल गैमेट और एक हैप्लॉयड फीमेल गैमेट, उन दोनों का यूनियन होने के बाद एक डिप्लॉयड zygote, zygote किसे कहते हैं? यूनिसेल्युलर जो एम्ब्रियो होता है, मतलब बच्चा जो बनने की यूनिसेल्युलर होता है पहले शुरुआत में, उसे कहते हैं zygote। तो मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होने के बाद डिप्लॉयड zygote बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द zygote डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। तो zygote का फिर उसकी ग्रोथ होती है, माइटोसिस से सेल डिवीजन होता है और एम्ब्रियो बनता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो एम्ब्रियो आगे बड़ा होने के बाद नया बच्चा होता है। टू पेरेंट्स दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। दो पेरेंट होते हैं, माता और पिता। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट ऑकर्स। तो मेल पेरेंट से मेल गैमेट्स आते हैं और फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट्स आते हैं, और उन दोनों का यूनियन होने के बाद zygote बनता है और एम्ब्रियो बनता है। Due to this, new individual always has the recombined genes of both the parents. इसके कारण क्या होता है कि कुछ जेनेटिक कॉम्बिनेशन पिता से आता है और कुछ जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो माता से आता है, मतलब उन दोनों का मिक्सचर बच्चे में होता है। ठीक है, कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है वो फादर की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज होती है मदर की होती है। Hence, the new individual shows similarities with the parents of some characters and has characters different from than both parents. तो नया जो बच्चा पैदा होता है उसमें क्या होता है कि माता से कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पिता से कुछ प्रॉपर्टीज होती है और कुछ नए प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, क्योंकि मियोटिक डिवीजन में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होकर नया कॉम्बिनेशन बनता है, हमने देखा है पिछले चैप्टर में। तो कुछ प्रॉपर्टीज माँ की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज पिता की होती है और कुछ नए प्रॉपर्टीज होती है। हम देख सकते हैं छोटे बच्चों में आंखें पिता जैसी होती है या फिर हाथ माँ जैसे होते हैं, तो कुछ ऐसे होता है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब जेनेटिक्स में कई सारी वैरायटी हो जाती है मियोसिस के कारण, तो इसके कारण डाइवर्सिटी आती है। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयर बाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। तो क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन के कारण बदलते वातावरण के साथ वो ऑर्गेनिज्म और भी स्ट्रांग होता जाता है और भी अडेप्ट होता है, उसके साथ एडेप्टेशन होता है उसका। ठीक है, ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। तो इसके कारण क्या होता है? बदलते वातावरण के साथ बदलाव को अपनाने के कारण क्या होता है
कि वो एक्सटिंक्ट नहीं होते, उनकी स्पीसीज नष्ट नहीं होती, विलुप्त नहीं होती पृथ्वी से। जैसे कई सारी स्पीसीज नष्ट हो चुकी है बदलते वातावरण के साथ, वो अपने आप में वो बदलाव नहीं ला पाई उसके कारण। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये बदलाव लाने में मदद करता है, ठीक है, और अपनी स्पीसीज टिका कर रखने में मदद करता है। लेट अस थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैड बीन डिप्लॉयड। तो इसका क्या होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। अगर डिप्लॉयड होते 2n होते दोनों, तो एम्ब्रियो क्या होता 4n का होता, मतलब हर बार बच्चा जो है वो दुगना जेनेटिक क्रोमोसोमल पेयर्स का होता है। उससे क्या होता, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होते, जेनेटिक बीमारियां आ जाती नए बच्चे में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, गैमेट्स को जो है वो हैप्लॉइड ही होना पड़ता है, और एक स्पीसीज में क्रोमोसोम पेयर्स का नंबर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड ही रखना पड़ता है। 2. What would have happened if any of the cells in nature had not been divided by meiosis? अगर कोई भी सेल नेचर में जो है वो मियोसिस से डिवाइड नहीं होती तो क्या होता, सारे गैमेट्स जो है वो डिप्लॉयड ही होते, कोई गैमेट्स हैप्लॉइड होते ही नहीं। तो और डिप्लॉयड गैमेट्स के कारण क्या दुष्परिणाम होते हैं वो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए देखा है, ठीक है। चले, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका मेन यूनिट जो है वो फ्लावर होता है। फ्लावर्स की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है प्लांट्स में। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल व्हर्ल्स एज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, अरेंज्ड इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फ्लोरल व्हर्ल्स मतलब 4 लेयर्स होते हैं फ्लावर में, किसी भी फ्लावर में 4 तरह के लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर का होता है कैलिक्स, फिर उसके अंदर होता है करोला, फिर उसके होता है एंड्रोशियम, और उसके अंदर होता है गायनेशियम, ठीक है। वो क्या होते हैं अभी हम पता करते हैं। एंड्रोशियम एंड गायनेशियम आर कॉल्ड इसेंशियल वर्ड्स बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, वेयरएज कैलिक्स एंड करोला आर कॉल्ड एक्सेसरी वर्ड्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वर्ल्स। देखिए, एंड्रोशियम और गायनेशियम जो होते हैं उन्हें कहा जाता है इसेंशियल वर्ल्स, क्योंकि वो मुख्य भूमिका निभाते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, ठीक है। और बाकी जो है कैलिक्स और करोला उन्हें कहा जाता है एक्सेसरी वर्ल्स, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में एक्सेसरी का काम करते हैं, सहायक का काम करते हैं। मेन किरदार जो है वो एंड्रोशियम और गायनेशियम द्वारा निभाया जाता है, बल्कि कैलिक्स और करोला जो है वो सहायक के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स एंड दे आर ग्रीन कलर्ड। देखिए, कैलिक्स मतलब फ्लावर के सबसे नीचे, मतलब देठ जे असतं, देठाला ही इंग्लिश मध्ये पेडिसेल म्हणतात, यहाँ पर लिखा है देखिए पेडिसेल, मतलब जो देठ होता है, ठीक है। पेडिसेल के सबसे नीचे, अगर आपने फ्लावर का ऑब्जर्वेशन किया होगा कभी, तो पेडिसेल के यहाँ पर कैलिक्स होता है, ग्रीन तरह के पेटल्स होते हैं ना, फ्लावर के पेटल्स होते हैं ना ऐसे, वैसे ग्रीन कलर के पेटल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं सेपल्स। तो वो ग्रीन कलर का जो होता है उसे कैलिक्स कहते हैं, और कैलिक्स के एक एक यूनिट को, कैलिक्स पूरे ग्रुप को कहते हैं, और उसके एक जो इंडिविजुअल होता है उसे कहते हैं सेपल, ठीक है। एंड दे आर मेंबर्स ऑफ करोला, अच्छा वो ग्रीन कलर के होते हैं सेपल्स, कैलिक्स। मेंबर्स ऑफ करोला आर कॉल्ड पेटल्स एंड दे आर वेरियसली कलर्ड। तो फिर उसके बाद आता है करोला, कैलिक्स के बाद आता है करोला। ये देखिए, फूल की जो पंखुड़ियां होती है उसे कहते हैं करोला, या फिर पेटल्स कहते हैं उसके। तो पेटल्स कई सारे कलर्स के होते हैं, ठीक है। करोला मतलब पूरे ग्रुप को कहते हैं करोला, और इंडिविजुअल एक जो पंखुड़ी होती है उसे कहते हैं पेटल, ठीक है। उसके बाद a flower is called bisexual if both whorls, that is androecium and gynoecium, are present in same flower. देखिए, अगर एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट होता है और गायनोशियम मतलब फीमेल पार्ट होता है, और अगर दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में हो तो उसे कहते हैं, उस फ्लावर को कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं तो उसे कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल है हिबिस्कस रोझा सायनेन्सिस, मतलब जास्वंदीचं फूल ज्याला म्हणतात। आपलं जास्वंदीचं फूल तुम्ही पाहिलं असेल तर
त्याचं टेक्निकल मतलब बायोलॉजिकल नेम है उसका, बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये पूरा नाम है। यहाँ पर आधा नाम दिया है हिबिस्कस, जीनस नेम दिया है, उसका स्पीसीज नेम है रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो वो एक बायसेक्सुअल फ्लावर है। अ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टू वर्ड्स इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, बाय मतलब टू, यूनि मतलब एक। यूनिसेक्सुअल कब कहा जाता है? जब आइदर एंड्रोशियम ही प्रेजेंट हो या फिर गायनोशियम ही प्रेजेंट हो, दोनों में से एक ही प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, देखिए यह है पपाया का फ्लावर, पपाया का, यह है फीमेल फ्लावर, इसमें सिर्फ एंड्रोशियम है, और यह है मेल फ्लावर, इसमें सिर्फ गायनोशियम है। तो यहां से वहां पर पोलन ग्रेन्स जाते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मेल फ्लावर्स होते हैं, फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उसी तरह मेल प्लांट और फीमेल प्लांट भी होते हैं। मेल प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल फ्लावर्स को ही पैदा करते हैं। ठीक है, तो if only androecium is present it is male flower, and if only gynoecium is present flower is female flower। एग्जाम्पल पपाया, पपाया में ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Many flowers have the stalk for support called pedicel. Such flowers are called pedicellate, whereas flower without stalk is called sessile flower। देखिए जिन फ्लावर्स को स्टॉक होता है, देठ हस्त जमना, उन्हें कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। जिनको पेडिसेल होता है उन्हें कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं वो विदाउट स्टॉक होते हैं, देठा शिवाय असतात, उन्हें कहते हैं सेसाइल फ्लावर्स। ठीक है, फिर एंड्रोशियम इज अ मेल वॉल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड स्टेमन्स। जिस तरीके से कैलिक्स के हर एक मेंबर को सेपल कहते हैं, करोला के हर एक मेंबर को पेटल कहते हैं, वैसे एंड्रोशियम, देखिए ये एंड्रोशियम है, ये जो दिख रहे हैं ना ये, तो उन्हें कहते हैं, एंड्रोशियम के हर एक मेंबर को कहते हैं स्टेमन, हर एक मेंबर को स्टेमन कहते हैं। ठीक है, its members are called stamens। Gynoecium is female whorl and its membranes are called carpels। और gynoecium जो होता है यहां पर, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कार्पेल। ठीक है, यहां पर देखिए अलग अलग स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं, 5। अगर वो स्टिग्मा स्टाइल क्या होता है वो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन यहां पर 5 अलग अलग स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 कार्पेल्स है उन्हें। ठीक है, यहां पर एक ही है, यूनाइट हो गए हैं वो सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिए, कैलिक्स के मेंबर्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेपल्स। करोला के मेंबर्स को कहते हैं पेटल्स। एंड्रोशियम के मेंबर्स को कहते हैं स्टेमन्स, और गायनोशियम के मेंबर्स को कहते हैं कार्पेल्स। मेंबर्स ऑफ गायनोशियम आर कॉल्ड कार्पेल्स। दीज में बी सेपरेटेड और यूनाइटेड। देखिए कई बार कार्पेल्स जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं। देखिए एंड्रोशियम तो ये कई सारे दिख रहे हैं, ये टोटल 6 दिख रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे एंड्रोशियम, लेकिन उसके मुकाबले में गायनोशियम मतलब एक ही गायनोशियम है, एक ही कार्पेल है, एक ही स्टाइल दिख रही है। तो कई बार जो है वो फीमेल पार्ट जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, यूनाइट होकर एक ही बन जाता है उनका। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। तो देखिए इसके एंड बेस में जो होता है वो ओवरी होती है, जो एग्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जहां पर सीड बनता है, ठीक है, वो ओवरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी। देखिए नीचे ओवरी होती है और उससे ऊपर एक हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा, तो उसे कहते हैं स्टाइल। लंबा स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं स्टाइल। ठीक है, ये होती है स्टाइल, नीचे होता है ओवरी। ठीक है, ये ऊपर बीच में होती है स्टाइल, और उसके ऊपर स्टिकी सरफेस होता है, स्टिकी चिकट सरफेस असतो, त्याला म्हणतात स्टिग्मा, उसे कहते हैं स्टिग्मा।
ovary is present at the basal end of each carpel. A hollow style comes up from the ovary. Stigma is present at the tip of style. स्टाइल के टीप में स्टिग्मा होती है, ठीक है। ओवरी कंटेन्स वन और मेनी ओव्यूल्स। देखिए ओवरी में एक या अनेक ओव्यूल्स होते हैं, देखिए यहां पर दिख रहे हैं कई सारे ओव्यूल्स है। वो ओव्यूल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते वो आगे पता चलेगा आपको। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। हर एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनती है जिसके अंदर एम्ब्रियो बनता है और बढ़ता है, तो वो जो है वो मियोटिक सेल डिवीजन से बनता है। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट्स ऑफ अ हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। तो हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक हैप्लॉइड एग सेल होता है और 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होती है। पोलर न्यूक्लियस का मतलब प्लूरल है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ऐसे एक एग सेल होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। देखिए क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है ये क्या होता है, एंड्रोशियम जब बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, पूरा पक जाता है, तब ये फूट जाता है ये सैक। और इसमें जो पोलन ग्रेन से, जैसे हमने देखा था ना स्पोर फॉर्मेशन का, किसका, वो भाकरी के ऊपर जो फंगस ग्रोथ होता है उसके ऊपर जो स्पोरेंजियम में से वो फूटने के बाद जैसे स्पोर्स निकलते हैं, वैसे ही इसमें से, इस सैक्स में से ये जब फूट जाता है तब इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन्स फिर हवा के साथ उड़कर यहाँ पर स्टिक होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं वो, ठीक है। देखिए पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। एंथर कहते हैं, इस सैक्स को एंथर कहते हैं, ठीक है। फिर वो एंथर फूटने के बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन्स उससे निकलकर स्टिग्मा को आते हैं, हवा की मदद से, और वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चिपकने को कहते हैं पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं। पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स। मतलब या तो अबायोटिक एजेंट्स की मदद से होते हैं या बायोटिक एजेंट्स की मदद से होते हैं। मतलब या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से होता है पॉलिनेशन, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स से भी होता है। जैसे अबायोटिक एजेंट्स मतलब कैसे, विंड की मदद से, हवा की मदद से या पानी की मदद से, लोटस जैसे फ्लावर्स में वगैरह, वाटर। एंड बायोटिक एजेंट्स जैसे इंसेक्ट्स, मधुमक्खियां होती है या बाकी मधुमक्खियां जब मधु लेने जाते हैं, हनी लेने जाते हैं, तब वो क्या होता है, यहाँ पर वो चिपक जाते हैं, उनके बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और यहाँ पर चिपक जाते हैं। एंड अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स की मदद से भी होता है। स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा स्टिकी हो जाती है और पोलन ग्रेन उसके ऊपर चिपक जाता है। पोलन्स जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा, दैट इज अ लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म। देखिए क्या होता है, पोलन ग्रेन इसके ऊपर पड़ता है और ये जर्मिनेट होता है, मतलब जैसे बीज जमीन में पड़ने के बाद वो जर्मिनेट होता है ना, उसे रूट्स आते हैं, लीव्स आते हैं, वो बढ़ता है बाद में। तो उसी तरह पोलन ग्रेन जो है वो इसके ऊपर जर्मिनेट होता है और एक पोलन ट्यूब बनाता है, वो स्टाइल में से आर पार जाती है। वो जितनी लंबी स्टाइल है उससे लंबी पोलन ट्यूब बनाई जाती है और उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, बनाए जाते हैं। मतलब 2 मेल गैमेट्स होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं नीचे तक उस ट्यूब की मदद से। ये प्रोसीजर एग्जैक्ट कैसी है वो समझ में आने के लिए मैंने एक वीडियो क्लिप की लिंक शेयर की है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन, pollens germinate when they fall upon such sticky stigma, that is a long pollen tube and 2 male gametes are formed. The pollen tube carries male gametes. pollen tube में 2 male gametes होते हैं। pollen tube reaches the embryo sac via style. तो धीरे धीरे वो नीचे जाकर यहाँ पर पहुंच जाती है एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल्स के पास,
ठीक है, ओव्यूल्स के पास पहुंच जाती है और वो एम्ब्रियो सैक, देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, तो वहां पर पहुंच जाती है। फिर आगे क्या होता है, उसमें से मेल गैमेट्स अंदर आ जाते हैं 2, और एक मेल गैमेट जो होता है वो एग सेल के साथ यूनाइट हो जाता है। एग सेल मतलब एग सेल, ई डबल जी, एग सेल के साथ यूनाइट हो जाता है और वो जाइगोट बनाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ना, जो एग सेल के साथ होते हैं, उनके साथ यूनाइट हो जाता है। तो एग सेल जो होती है हैप्लॉइड होती है और मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड होते हैं। तो एग सेल और मेल गैमेट का यूनियन होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, मतलब वो आगे जाकर एम्ब्रियो और आगे जाकर सीड बनेगा। और एक हैप्लॉइड मेल गैमेट और 2 और हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई वो यूनाइट होकर ट्रिप्लॉइड 3N ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म की सेल बनती है। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है वो सीड को जमीन में पड़ने तक और वो बढ़ने तक, उसे लीव्स वगैरह आने तक, मतलब वो खुद से जब तक फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाता तब तक उसे फूड सप्लाई करने का काम करता है एंडोस्पर्म, उसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो देखिए मेल गैमेट्स 2 होते हैं और वो 2 बार यूनाइट होते हैं, 2 अलग अलग, मतलब 2 बार यूनाइट होते हैं। तो इस कारण से इन्हें कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल, पोलन ट्यूब रीचेज द embryo sac via style. Tip of the pollen tube bursts and 2 male gametes are released in embryo sac. 2 male gametes are released in embryo sac. One male gamete unites with the egg cell to form zygote. This is fertilization. Second male gamete unites with 2 polar nuclei and endosperm is formed. Endosperm ऐसे बनता है. As 2 nuclei participate in this process, it is called as double fertilization. 2 न्यूक्लिया पार्टिसिपेट होते हैं, इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, आपको तो ये पता होगा जिम्नोस्पर्म्स किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स किसे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स मतलब नॉन फ्लावरिंग, जिन्हें फूल नहीं आते ऐसे प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावर्स वाले प्लांट्स, जिन्हें फूल आते हैं ऐसे प्लांट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो when pollination involves only 1 flower or 2 flowers born on same plant, it is called self pollination. देखिए जब एक प्लांट होता है और उसमें एक ही फूल के अंदर दोनों एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों हो, तो उसके वो अपने साथ ही मतलब पॉलिनेशन कर सकता है, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर 2 फ्लावर्स है, एक मेल फ्लावर है और दूसरा फीमेल फ्लावर है, लेकिन दोनों एक ही प्लांट पर है, दोनों एक ही प्लांट पर बढ़ते हैं और अलग अलग फ्लावर्स है, एक मेल है एक फीमेल है, और उसका मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकलकर फीमेल फ्लावर में जा रहे हैं, तो भी उसे सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं, क्योंकि एक ही प्लांट इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, whereas if it involves 2 flowers born on 2 plants of same species, it is क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर 2 फूल अलग अलग प्लांट्स पर है, एक मेल फ्लावर जो है वो एक प्लांट पर है और दूसरा फीमेल फ्लावर जो है वो दूसरे प्लांट पर है, दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, तो उनके बीच जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। While discovering the new high yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about pollination with the help of brush. तो क्या होता है, अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स बनने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के सीड्स बनने चाहिए, इसका अच्छे गुण आने चाहिए दोनों प्लांट्स के, अलग अलग प्लांट्स के। इसके कारण साइंटिस्ट क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं। तो वो पॉलिनेशन किससे करते हैं, ब्रश की मदद से करते हैं। मतलब एक एंथर को ब्रश चिपकाते हैं, उससे कई सारे पोलन्स चिपक जाते हैं और वो ब्रश लेके जाते हैं स्टिग्मा के पास और वो स्प्रिंकल करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो मेक एन वीडियो एल्बम ऑफ पॉलिनेशन एंड शो इट इन द क्लास। तो ये मैंने लिंक शेयर की है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे
देख सकते हो और क्लास में भी दिखा सकते हो। आगे, टेक अ सुटेबल ग्लास वेसल लाइक कोनिकल फ्लास्क और बीकर, add some garden soil in it and sow some pearls grains in it in such a way that you can observe them through glass. Water it every day and record the changes. देखिए क्या करने को बोला है, एक कांच का बर्तन लीजिए, ऐसा कहा गया है, उसमें मिट्टी डालिए और उसमें साइड को, मतलब जहां से आप देख सके ऐसा सीड बो दीजिए उसमें और उसे डेली ऑब्जर्व कर दीजिए। मतलब बोने के बाद भी वो आप सीड उसे आप देख पाना चाहिए, तो कांच के कारण आप देख पाएंगे, तो उससे पानी देते रहिए तो आप ऐसे देख सकते हैं सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है और वो प्लांट में कैसे बढ़ता है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होता है, ये ओव्यूल वो सीड बनता है और ये ओवरी जो होती है ये वो फ्रूट बन जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि एक फ्रूट के अंदर कई सारे सीड्स होते हैं, कई सारे बीज होते हैं, तो वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनता है और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। ठीक है, ovule develops into seed and ovary into fruit after fertilization. Seeds fall upon the ground when fruits break up and they germinate in the soil under the favorable conditions. Zygote develops at the cost of food stored in endosperm of seed and thus a new plantlet is formed. तो जो जाइगोट होता है वो कैसे बनता है, जो एंडोस्पर्म होता है, जो दो पोलर न्यूक्लियर के साथ मेल गैमेट जो यूनाइट होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है ना, वो इनको फूड सप्लाई करने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन कहते हैं। अभी देखते हैं बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। 1. Which different hormones control the functions of human reproductive system through chemical coordination? तो यहां पर ये पूछा गया है which different hormones control the functions of human reproductive system through chemical coordination। कौन से हार्मोन्स द्वारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। अभी आपको डिटेल्स अभी तक तो हुआ नहीं है, इसलिए आपको फास्ट मतलब ज़्यादा तो पता नहीं होगा कि कौन सी ग्लैंड क्या होती है वगैरह, लेकिन ये बस सुन लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो FSH और LH नाम की हार्मोन्स रिलीज करती है। FSH और LH मतलब उनका लॉन्ग फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और मेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। LH को मेल्स में, पुरुषों में ICSH कहा जाता है। ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। तो दोनों के फंक्शन मतलब LH जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो LH सीक्रेट करती है वो मेल्स में अलग काम करता है और फीमेल्स में अलग काम करता है। ठीक है, तो आल्सो ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा किए जाते हैं सीक्रेट। उसके अलावा गोनेड्स द्वारा, मेल और फीमेल गोनेड्स द्वारा मतलब सेक्स ऑर्गन्स द्वारा जो है अलग से हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट किया जाता है मेल्स में टेस्टिस द्वारा। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, उसका स्पेलिंग बताता हूं मैं, TESTOSTERONE। तो टेस्टिस द्वारा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया जाता है मेल्स में, और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट किए जाते हैं। ईस्ट्रोजन मतलब ESTROGEN, ये आगे जाकर हमें पता होने ही वाला है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
PROGESTERONE, ये जो होते हैं वो ओवरीज द्वारा फीमेल्स में सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे जाकर पता होगा हमें। Which hormones are responsible for changes in human body occurring during onset of sexual maturity? तो इसका आंसर है मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन। इनके कारण मैच्योरिटी आने के बाद मेल्स में चेंजेस आते हैं टेस्टोस्टेरॉन के कारण और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन के कारण। थर्ड है why has the government of India enacted the law to fix the minimum age of marriage as 18 in girls and 21 in boys? इसका कारण क्या है ये पूछा गया है, क्योंकि गर्ल्स में जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी उनकी पूरी ग्रोथ होने की, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होने की एज है 18 ईयर्स, और बॉयज़ में, मेल्स में 21 ईयर्स तक बॉयज़ पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं और ग्रो करते हैं मेंटली और फिजिकली। इसके कारण वो ये एज डिसाइड की गई है। हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार अभी इसको लड़कियों में 21 और बॉयज़ में 25 करने की सोच रही है। देखेंगे आपके समय तक क्या होता है। अगर आप खुशनसीब होंगे तो यही रहेगा नहीं तो बदल ली जाएगी, ठीक है। कम तो नहीं करने वाले। We have studied in the chapter of heredity and variation that men have XY sex chromosomes and women have XX sex chromosomes. Reproductive system with specific organs develops in the body of men and women due to these sex chromosomes only. तो देखिए क्या होता है, मेन में, पुरुषों में X और Y ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल्स में XX ऐसे होते हैं। तो इनके कारण ही उनमें बदलाव आता है। मतलब जब वो यूटेरस में होते हैं तब भी reproductive system with specific organs develops in the body of men and women due to these sex chromosomes only. तो पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स के साथ क्यों बनते हैं मेन या वुमेन, तो इन क्रोमोसोम्स के कारण ही बदलाव अलग से डेवलप होते हैं। मेन अलग से डेवलप होते हैं और वुमेन अलग से डेवलप होते हैं इन क्रोमोसोम्स के कारण। X chromosome is present in men and women, whereas Y chromosome is present in men only. Now we shall study the structure and functions of human reproductive system. तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है वो हम सीखेंगे। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए पहले ये डायग्राम निकालना आप सीख लीजिए, ठीक है। ये है पेनिस, ये है टेस्टिस, ये है एपिडाइडामिस, ये है यूरिनोजेनिटल डक्ट जहां से यूरिन आता है, कोपस ग्लैंड, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर है वास डिफरेंस, ये है सेमिनल वेसिकल, ये है यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन स्टोर किया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स मतलब ऐसे पाइप्स जहां पर ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने सीक्रेशंस रिलीज करते हैं जिनकी मदद से, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए स्क्रोटम नाम की एक सैक होती है जो दो लेग्स के बीच में होते हैं, दो पैरों के बीच में होती है एक सैक, वहां पर टेस्टिस होते हैं दो, उस सैक को कहते हैं स्क्रोटम। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी मतलब आपलं धड जे असतं पोट, उसके बाहर। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर कई सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे, और उन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। आपको पता है जर्मिनल एपिथेलियम का काम होता है गैमेट्स को प्रोड्यूस करना मियोटिक डिवीजन से। तो जर्मिनल एपिथेलियम उसके अंदर होता है और वो मियोसिस की मदद से मेल्स
मेल गैमेट्स या जिन्हें स्पर्म्स भी कहा जाता है वो प्रोड्यूस करते हैं। दो स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स, तो इसमें कई सारे ट्यूब्यूल्स का ट्रैवल करके वो ऐसे ट्रैवल करके यहाँ से बाहर आते हैं। सीक्वेंस ऑफ दोज ट्यूब्यूल्स इज एज रेड टेस्टिस, इसके बाद रेड टेस्टिस, उसके बाद वास इफरेंस, फिर उसके बाद एपिडाइडामिस। ये देखिए एपिडाइडामिस, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है एपिडाइडामिस तक, ये यहाँ पर दिखाई नहीं देता। फिर है वास डेफरेंस, ये देखिए ये है वास डेफरेंस। फिर है इजैकुलेटरी डक्ट, ये है। फिर है यूरेनोजेनिटल डक्ट। तो इसके बाद ये बाहर आते हैं। As the sperms are pushed forwards from one duct to next, they become mature and able to fertilize the ovum. तो यहाँ से वो जैसे जैसे ट्रैवल करते जाते हैं वैसे वैसे वो मैच्योर होते जाते हैं ताकि वो एग सेल को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है। Seminal vesicles secrete their secretion in ejaculatory ducts, whereas prostate glands and Cooper's glands secrete their secretions in urinogenital duct. देखिए सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पर रिलीज करते हैं उनके सिक्रेशंस इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है। और कोपस ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो यहाँ पर रिलीज करते हैं यूरेनोजेनिटल डक्ट। ये यूरेनोजेनिटल डक्ट यहाँ से शुरू होता है और ये जो है वो क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है। उसके बाद सीमेन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रेशंस ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स। तो इनके बाद इनके सिक्रेशंस और इनके सिक्रेशंस मतलब सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के सिक्रेशंस, कोपस ग्लैंड्स के सिक्रेशंस, इन सभी के सिक्रेशंस को मिक्सचर को कहते हैं सीमेन, SEMEN। और उसमें जो है वो स्पर्म्स मिक्स हो जाते हैं। सीमेन इज इजैकुलेटेड आउट थ्रू पेनिस, तो पेनिस द्वारा सीमेन बाहर आता है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर्ड एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस एंड स्क्रोटम। देखिए सारे जो ऑर्गन्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो सारे पेयर्स में है, मतलब दो दो है, एक्सेप्ट पेनिस, यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड स्क्रोटम। देखिए पेनिस एक ही है, यूरिनोजेनिटल डक्ट उसके अंदर होता है तो वो भी एक है, और स्क्रोटम मतलब ये सैक, उसके दो लोब्स होते हैं जिसमें एक एक टेस्टिस होता है, लेकिन सैक टोटल एक ही होती है। ठीक है। सरप्राइजिंग फैक्ट्स। 1. लेंथ ऑफ ईच एपिडाइडामिस इज अबाउट 6 मीटर्स। देखिए एपिडाइडामिस की लेंथ जो होती है वो नियरली 6 मीटर्स होती है, मतलब कितनी, नियरली 18 से 20 फीट लॉन्ग इतनी होती है। लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर्स। 60 माइक्रोमीटर्स मतलब बहुत ही कम लेंथ होती है एक स्पर्म की। 3rd, such a small sperm has to cross a distance of approximately 6.5 मीटर while passing out of male reproductive system। तो 6.5 मीटर, इतने छोटे स्पर्म को 6.5 मीटर्स का ट्रैवल करके बाहर निकलना पड़ता है। 4th, sperm needs large amount of energy for this purpose, fructose is present in the semen। तो इसके लिए इतना बड़ा ट्रैवल करने के लिए स्पर्म्स को काफी अमाउंट में, काफी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसके कारण वो एनर्जी सप्लाई करने के लिए सीमेन में फ्रुक्टोज होता है। ठीक है। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट में होते हैं। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज होते हैं यहाँ और यहाँ। ये ओवरीज है, ये ओविडक्ट है, ये यूटेरस है, ये वजाना है। ठीक है। अच्छा, अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, single uterus and a vagina. Besides a pair of bulbourethral gland is present. तो उसके अलावा एक bulbourethral gland भी present होती है। Generally, every month an ovum is released in abdominal cavity
अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। देखिए क्या होता है, हर महीने के एंड में हर 28 दिनों बाद एक ओवम मतलब एक एग सेल जो होती है वो रिलीज की जाती है। एक महीने में यहाँ से इस ओवरी से और एक महीने में इस ओवरी से, ऐसे अल्टरनेटली रिलीज किया जाता है। फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक। तो इसका ओविडक्ट का जो फ्री एंड होता है, मुंह जो होता है वो एक डक्ट की फनल की तरह होता है, नरसाळ्यासारखा असतं और उसे कई सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट। उसके बीच में ओपनिंग होती है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसका मुंह होता है। तो यहाँ से जब रिलीज किया जाता है एग सेल तो वो कैच कर लेता है और इसके अंदर सिलिएटेड इपिथेलियम होते हैं, मतलब सिलिया होते हैं इस पाइप के अंदर, जो वो एग को आगे आगे धकेलते रहते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सिलिया, तो वो उस एग को अंदर आने के बाद वो आगे आगे ढकेलते हैं। ठीक है, और यहाँ भेजते हैं यूटेरस में। ठीक है, फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट। oocyte enters the oviduct through that opening। तो इससे oocyte एंटर होता है। cilia are present on inner surface of oviduct। these cilia push the oocyte towards the uterus। तो ये इसको यूटेरस की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन, बोथ गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म बाय मियोसिस। स्पर्म भी और ओवम भी, मतलब मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी मियोटिक प्रोसीजर, मियोटिक सेल डिवीजन द्वारा बनते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्यूरेशन प्यूबर्टी टिल डेथ। देखिए मेल्स में जो होते हैं स्पर्म्स अप्रोक्सीमेटली 16th ईयर से बनना शुरू होते हैं और वो डेथ तक बनते रहते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ वुमेन at the time of birth there are 2-4 million immature oocytes in the ovary of female fetus। तो एक्चुअली जो फीमेल बच्ची होती है उसके पेट में तो ओवरी में, उसके ओवरी में 2 से 4 मिलियन इमेच्योर oocytes होते हैं, मतलब एग सेल्स होते हैं। लेकिन an oocyte matures and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause, approximately 45 years of age। तो approximately 11 से 12 से साल से वो मैच्योर होने के बाद यहाँ से एक एक ओवम रिलीज होना शुरू होता है और वो 45 ईयर तक अप्रोक्सीमेटली चालू रहता है। 45 ईयर बाद वो स्टॉप हो जाता है, उसे कहते हैं मेनोपॉज। Menopause is the stoppage of functioning of female reproductive system. At the age of about 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the functions of female reproductive system either stops or becomes irregular। तो 45-50 एज के बाद जो है वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हॉर्मोन्स है वो सीक्रेट होना जो है वो इरेगुलर हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो इसके कारण मेनोपॉज होता है। दिस कॉजेस द मेनोपॉज। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अगला पार्ट अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूले। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।